आज हम सेक्शन एफ के सभी सम्स करने जा रहे हैं। सेक्शन ई में भी हमने एक टॉपिक को बार बार सॉल्व किया है, जेड टेबल में उल्टा देखना। ओके, तो जेड टेबल में उल्टा हम कब देखते हैं? जब हम रिवर्स मेथड से सम को सॉल्व कर रहे होते हैं। अब रिवर्स मेथड से सम कब सॉल्व किया जाता है? जब हमें क्षेत्रफल, प्रतिशत, चतुर्थक या दशांश दिया हो, तब हम सम को रिवर्स मेथड से सॉल्व करते हैं। ये है रिवर्स मेथड। पहले प्रतिशत दिया होगा, फिर हम टेबल से वैल्यू फाइंड करेंगे, फिर जो वैल्यू आएगी उसको ग्राफ पे शो करेंगे, फिर z वैल्यू प्राप्त करके x का मान फाइंड करेंगे। ये है रिवर्स मेथड। ओके, तो z टेबल में उल्टा हम जब देखते हैं जब हमें क्षेत्रफल, प्रतिशत, चतुर्थक या दशांश दिया हो। अब मान लो कि क्षेत्रफल हमें दिया है 0.35। पहली बात तो ये अधूरी वैल्यू है। पॉइंट के बाद यहाँ पर हमेशा 4 डिजिट होने चाहिए क्षेत्रफल होने के लिए। तो इसको 4 डिजिट बनाने के लिए यहाँ पर हम 2 जीरो लगा सकते हैं। ओके, अब जो टेबल है उसमें कहीं पर भी ये मान नहीं है। ओके, इसके लिए हमें इसके आसपास की वैल्यू लेकर उससे औसत फाइंड करना होगा। औसत फाइंड करने के बाद z वैल्यू हमें टेबल से फाइंड करनी होगी। ओके, और जहाँ पर भी z टेबल में उल्टा देखना है वहाँ पर हमें घटाना है। घटाना किस में से है? 0.5 में से। ओके, 0.5 में से जो भी आपको क्षेत्रफल दिया होगा, आंसर दिया होगा, उसको आपको माइनस करना होगा। ज़्यादातर सम में यही चीज़ है। यदि कोई स्पेशल सम है तो उसमें मैं पूरी तरह से आपको एक्सप्लेन करूँगी कि कब माइनस करना है और कब प्लस करना है। तो चलते हैं सम करने के लिए। ओके, प्रश्न 1। 500 बालकों की एक बौद्धिक परीक्षा के औसत नंबर 68 और प्रमाप विचलन 22 मिले। यदि बालकों द्वारा प्राप्त नंबर प्रामाण्य रीति से वितरित हों तो पार्ट 1 में 68 से अधिक नंबर प्राप्त करते बालकों की संख्या ज्ञात करो। पार्ट 1 में हमें उन बच्चों की संख्या ज्ञात करनी है जिनको 68 से ज़्यादा मार्क्स मिले हैं। तो पहले पार्ट 1 करते हैं। ओके, तो यहाँ पर n मतलब कि कुल है 500, माध्य है 68, प्रमाप विचलन यानी कि डेल्टा का मान है 22। ओके, तो पार्ट 1 में हमें दिया है कि 68 से अधिक नंबर जिन बच्चों के हैं उनकी संख्या हमें ज्ञात करनी है। सबसे पहले संभावना ज्ञात करेंगे। ओके, 68 से अधिक नंबर प्राप्त करते बालकों की संभावना, पहले संभावना ज्ञात करनी है। तो 68 से अधिक को नोटेशन में इस प्रकार लिखते हैं, 68 से ज़्यादा, अधिक, इस तरफ माउथ ओपन होना चाहिए। ओके, अब x की जगह z फार्मूला और यहाँ पर z फार्मूला के अकॉर्डिंग वैल्यू पुट करेंगे। x का मान है 68, माध्य भी है 68, डेल्टा का मान है 22। इसको सॉल्व करने पर 0 आता है और इसकी जगह हो गया z। x को हमने z में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पर संभावना आ रही है 0 से ज़्यादा है, 0 से बड़ा है। ओके, तो 0 हमेशा यहाँ होता है ग्राफ में और 0 से बड़ा है, इसका मतलब हमें 0 के राइट साइड का ये पूरा मान ज्ञात करना है इन्फिनिटी तक। कहाँ तक है हमें नहीं पता, इसलिए इन्फिनिटी, 0 से इन्फिनिटी का मान हमें ज्ञात करना है। हमें बहुत अच्छी तरह अब पता है
कि 0 से इन्फिनिटी का मान हमेशा 0.5 होता है। ओके, 0 से इन्फिनिटी का मान 0.5 है। ये आ गई संभावना। अब हमें बच्चों की संख्या ज्ञात करनी है ना। तो जब 68 से अधिक की संभावना 0.5 है। बालकों की संख्या ज्ञात करने के लिए n गुणा संभावना कर देंगे। n का मान है 500, संभावना है ये, इन दोनों को गुणा करने पर 250 आता है। इसका मतलब ये है कि 68 से अधिक नंबर प्राप्त करते बालकों की संख्या 250 होगी। अब करेंगे पार्ट 2। 70 और 90 के बीच नंबर प्राप्त करते बालकों की प्रतिशतता ज्ञात करो। जिन बच्चों के मार्क्स 70 से 90 के बीच में हैं, उन बच्चों का प्रतिशत हमें ज्ञात करना है। ओके, तो 70 और 90 के बीच नंबर प्राप्त करते बालकों की संभावना हमें पहले ज्ञात करनी है। 70 और 90 के बीच को इस प्रकार नोटेशन में लिखते हैं। ओके, अब यहाँ पर Z फॉर्मूला के अकॉर्डिंग वैल्यू पुट कर देंगे। बीच में Z फॉर्मूला का मान, यहाँ पर Z फॉर्मूला के अकॉर्डिंग वैल्यूज़ पुट करनी है। X का मान है 70, माध्य 68, डेल्टा 22। X का मान 70, माध्य और डेल्टा। इसको सॉल्व करने पर ये आंसर, इस वैल्यू की जगह Z और इसको सॉल्व करने पर 1 आता है। तो संभावना आ रही है इतने से लेके 1। ठीक है, आप देख सकते हो कि दोनों ही मान प्लस के हैं। इसका मतलब ग्राफ में हम प्लस साइड में हैं। ठीक है, तो 0.091 से 1 यहाँ तक का मान ये हो गया जो हमें फाइंड करना है। ओके, अभी तो पहले हम संभावना फाइंड करेंगे। तो 0.091 से 1 ये एरिया हमें फाइंड करना है। ओके, तो इस एरिया को फाइंड करने के लिए इस पूरे में से, इस पूरे का मतलब है 0 से 1 में से, 0 से 1 में से यदि हम 0 से 0.091 को माइनस कर दें तो ये हिस्सा हमें मिल जाएगा। ओके, अब 0 से 1 का मान और ये मान हमें टेबल से मिलेगा। 0 से 1 का मान, 0 से 1 का मान है 3413। ओके, ये रहा। ओके, और 0 से 0.091 का मान 0.091, यहाँ पर है 0.09 और ये वाला 1, इसके सामने ये मान आता है। क्या है ये? इधर लिखा हुआ है, ये मान आता है। ओके, इन दोनों को माइनस करने पर 0.3054 ये आ गई संभावना 70 और 90 के बीच नंबर प्राप्त करने वाले बच्चों की। अब हमें प्रतिशत ज्ञात करना है, तो इस वैल्यू को 100 से गुणा कर देंगे। 70 और 90 के बीच 30.54% बालकों के नंबर होंगे। पार्ट 3 में हमें बताना है सबसे अधिक नंबर प्राप्त करते 50 बालकों का कम से कम नंबर ज्ञात कीजिए। हमें यहाँ पर मार्क्स बताने हैं कि अधिक नंबर 50 बच्चों के आए, लेकिन वो नंबर कितने हैं? ज़्यादा तो हैं, बट मार्क्स कितने हैं वो हमें बताना है। ओके, तो सबसे अधिक नंबर प्राप्त करने वाले बालकों की संभावना, पहले हमें संभावना ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर 50 बच्चों के बारे में पूछा जा रहा है कि वो 50 बच्चे बताइए जिनके सबसे ज़्यादा मार्क्स थे। मार्क्स कितने थे वो हमें नहीं पता है, वही हमें फाइंड करना है।
तो पहले संभावना ज्ञात करेंगे। 50 बच्चों की बात है तो 50 ऊपर और कुल बच्चे हैं 500। इसको सॉल्व करने पर 0.1 संभावना आती है। ओके, अब हमें यहाँ पर मार्क्स बताने हैं, तो इस प्रकार हम नोटेशन में लिखेंगे सबसे अधिक, लेकिन वो कितने हैं, कितने अधिक हैं वो हमें नहीं पता, इसलिए इस प्रकार नोटेशन में लिखेंगे। यहाँ पर संभावना सबसे अधिक हमें नहीं पता, तो इसको हम x1 से ज़्यादा इस प्रकार लिखेंगे। ठीक है, यानी कि हमें यहाँ पर x1 फाइंड करना है, मार्क्स फाइंड करने हैं। ओके, अब इस प्रकार यहाँ पर z फॉर्मूला लगाकर यहाँ पर वैल्यूज़ पुट कर देंगे। तो ये z फॉर्मूला, x1 हमें नहीं पता, माध्य 68 और डेल्टा है 22, ये है संभावना। अब इसकी जगह पर z और इस वैल्यू की जगह z1 बराबर 0.1। अब कंपेयर करने पर z1 का मान यहाँ पर ये आता है। हम रिवर्स मेथड कर रहे हैं। रिवर्स मेथड में पहले हमें संभावना दी होती है, फिर हम z1 का मान फाइंड करेंगे और फिर हम x1 का मान फाइंड करेंगे, क्योंकि हम रिवर्स मेथड कर रहे हैं। ओके, अब चलते हैं ग्राफ पर। z1 का मान ये आ चुका है। ठीक है, तो यहाँ पर z1 से बड़ा है z और संभावना है 0.1। ठीक है, इसका मतलब ये है कि ये प्लस की वैल्यू है, तो डेफिनेटली राइट साइड में ही कहीं पर होगी। ओके, तो यहाँ पर कहीं z1 है। अब क्योंकि z1 से बड़ा है z1 से बड़ा है, इसका मतलब ये है कि z1 के राइट साइड का ये मान हमें 0.1 दिया है। ओके, और हमें फाइंड करना है 0 से z1 का मान, जिसको मैंने क्वेश्चन मार्क लगाया है। हमें यहाँ पर 0 से z1 का मान फाइंड करना है। तो आप जानते हो कि 0 से इन्फिनिटी का मान 0.5 होता है। 0.5 में से इस 0.1 को माइनस कर दें तो 0.4 आता है ना। 0 से z1 का मान यहाँ पर ये आ चुका है। ये तो हमने ओरली समझा, अभी इसको इस प्रकार हमें फाइंड करना है। ओके, 0 से z1 का मान फाइंड करना है। 0 से z1 का मान फाइंड करने के लिए इस पूरे में से, यानी कि 0 से इन्फिनिटी में से, 0 से इन्फिनिटी में से 0 से z1 को माइनस कर देंगे। ठीक है, जो फाइंड करना है उसी को माइनस कर दो और यहाँ पर है 0.1। ठीक है, तो अब 0 से इन्फिनिटी का मान 0.5 होता है, ये हमें फाइंड करना है। अब इसको यहाँ शिफ्ट कर दो, ये 0.5, ये प्लस की वैल्यू है, यहाँ आके माइनस, इन दोनों को माइनस करने पर 0.4 आता है। अब क्योंकि हम रिवर्स मेथड कर रहे हैं और 0.4 का मान टेबल में नहीं है, हमें उसको खुद ही फाइंड करना होगा। ओके, 0.4 से छोटा मान है ये क्षेत्रफल और 0.4 से बड़ा मान है ये मैं पहले कई समय आपको करवा चुकी हूँ। इसका मतलब ये है कि 0.4000 इन दोनों के बीच में कहीं यहाँ पर लाई करता है। अब इनकी z वैल्यू क्या है, यहाँ से 1.2 और यहाँ से 8। ओके, 1.28 और इसके लिए यहाँ से 1.2 और यहाँ से 9। ओके, तो इसके लिए 1.2, इसके लिए 1.29। अब हमें औसत ज्ञात करना है। औसत ज्ञात करने के लिए इन दोनों को प्लस करके 2 से भाग करेंगे तो 1.28 आंसर आएगा। ओके, तो z1 बराबर दिस, ये आ गया आंसर।
अब Z1 का मान हमने ये फाइंड करके रखा था, तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे। ओके, तो Z1 का मान है ये 22, यहाँ भाग में है, इधर जाके गुणा। अब इन दोनों को गुणा करने पर ये आंसर, ये माइनस है, इधर आकर प्लस हो जाएगा। इन दोनों को प्लस करने पर x1 का मान ये आता है। अब यहाँ पर क्योंकि हम मार्क्स की बात कर रहे हैं, तो मार्क्स को पॉइंट में नहीं लिखना है, लगभग मान लिखना है। तो लगभग 96 नंबर आए। 50 बालकों के कम से कम नंबर 96 होंगे, जिनके कि अधिक से अधिक ज़्यादा नंबर थे, वो 96 मार्क्स थे। ठीक है। प्रश्न 2, एक निजी कंपनी में कार्यरत 500 कर्मचारियों की उम्र का वितरण प्रामाण्य है। उसका माध्य 40 वर्ष और प्रमाप विचलन 6 वर्ष है। कंपनी निम्न कक्षा के अनुसार 25% कर्मचारियों का निष्कासन करना चाहती है। तो पार्ट 1 में हमें बताना है सबसे कम उम्र वाले 5% कर्मचारियों का निष्कासन करना है। सबसे कम उम्र, हमें यहाँ पर उम्र बतानी है। 5% कर्मचारियों को निकालना है। उन 5% कर्मचारियों की उम्र हमें फाइंड करनी है। ओके, तो n है 500, माध्य है 40। ओके, और डेल्टा का मान है यहाँ पर 6। पार्ट 1 में सबसे कम उम्र वाले 5% कर्मचारियों का निष्कासन करना हो तो संभावना, ये जो 5% है इसको 5/100 लिख सकते हैं। इसको सिंप्लीफाई करने पर 0.05, ये है संभावना। ओके, अब हमें उम्र ज्ञात करनी है सबसे कम। ठीक है, सबसे कम उम्र, इसको हम इस प्रकार नोटेशन में लिखेंगे। यहाँ पर है संभावना, सबसे कम उम्र कितनी है वो हमें नहीं पता, तो सबसे कम को हम इस प्रकार लिखेंगे x1 से कम। ठीक है, x1 मतलब कि जो हमें उम्र ज्ञात करनी है, तो x1 का मान हमें ज्ञात करना है। x1 से कम, सबसे कम को x1 से कम लिखते हैं। ओके, अब यहाँ पर z फॉर्मूला के अकॉर्डिंग वैल्यूज़ पुट कर देंगे। x की जगह ये फॉर्मूला, x1 की जगह z फॉर्मूला के अकॉर्डिंग वैल्यूज़ पुट करेंगे। x1 का मान हमें फाइंड करना है। माध्य है 40, डेल्टा है 6 और ये है संभावना। ओके, अब इसकी जगह z और ये वैल्यू एज इट इज़ बराबर 0.05। अब कंपेयर करने पर z तो z ही रहेगा और ये जो वैल्यू है ये z1 हो जाएगी। देखो, कंपेयर करने पर ये वैल्यू अब z1 की वैल्यू है बराबर संभावना, तो z1 का मान यहाँ पर ये हो गया। अभी हमें पहले z1 का मान फाइंड करना है। अब चलते हैं ग्राफ पर, देखते हैं कि ये जो संभावना है ग्राफ में कहाँ पर लाई करती है। ओके, तो यहाँ पर इसको ध्यान से देखो, z1 से छोटा है z, यानी कि हम ग्राफ के लेफ्ट साइड में हैं, कहीं यहाँ पर z1 होगा। ओके, अब z1 से छोटा है z, इसका मतलब ये है कि z1 के लेफ्ट साइड का ये पूरा मान हमें 0.05 दिया हुआ है और z1 से 0 का मान हमें ज्ञात करना है। मैंने क्वेश्चन मार्क लगा के रखा है। ओके, तो z1 से 0 का मान फाइंड करने के लिए इस पूरे में से, यानी कि -∞ से 0 में से, -∞ से 0 में से जो हमें फाइंड करना है, यानी कि z1 से 0, इसको माइनस कर देंगे बराबर दिस वैल्यू। ओके,
तो माइनस इन्फिनिटी से 0 का मान हमेशा 0.5 होता है। ये हमें फाइंड करना है। अब इस वैल्यू को यहाँ लेके आओ, यहाँ माइनस था, यहाँ प्लस, ये 0.5, ये प्लस की वैल्यू है, इधर आके माइनस। इन दोनों को माइनस करने पर 0.45 आता है। अब इसका मान हमें टेबल में से लेना होगा, ओके। क्योंकि हम Z1 फाइंड कर रहे हैं तो हमें तालिका को विलोम रूप से देखना है और 0.45 टेबल में नहीं है, हमें खुद से वैल्यू फाइंड करनी होगी। 0.45 टेबल में नहीं है। 0.45 से छोटा क्षेत्रफल है ये। 0.45 से बड़ा क्षेत्रफल है ये। इसका मतलब ये है कि 0.45 इन दोनों के बीच में कहीं पर लाए करता है। अब इनकी Z वैल्यू क्या बन रही है वो देखते हैं। यहाँ से 1.6, यहाँ से 4, ओके 4 है, हाँ, यहाँ से 1.6 और यहाँ से 4, तो ये हो गया 1.64। अब इसके लिए यहाँ से 1.6 और यहाँ से 5, ओके 1.65, ये आ गई Z वैल्यू। अब हमें औसत निकालना है। औसत निकालने के लिए इन दोनों को प्लस करके 2 से भाग करते हैं तो आंसर आएगा ये, ओके। तो Z1 का मान ये है। अब इस वैल्यू के साथ माइनस लगाना है क्योंकि जो हमारा मान है वो ग्राफ के लेफ्ट साइड में है। तो Z1 का मान ये आ चुका है। हमने Z1 का मान ये फाइंड करके रखा था। नाउ पुट द वैल्यूज़। तो Z1 का मान है ये, 6 यहाँ भाग में है, इधर जाएगा तो गुणा, ओके। इन दोनों को गुणा करने पर ये आंसर आता है। ये -40 है, इधर जाके +40। इन दोनों को माइनस करने पर 30.13 वर्ष आंसर आता है। ये आ गया X1 का मान। यानी कि सबसे कम उम्र वाले जो 5% कर्मचारी हैं उनकी उम्र 30.13 वर्ष होगी, ओके। अब करेंगे पार्ट 2। कम उम्र वाले 5% कर्मचारियों का निष्कासन करना और 10% से कम उम्र वाले कर्मचारियों का अन्य कंपनी में बदली करना। अब निष्कासन करना हो या अन्य कंपनी में बदली करना हो, फाइनली इतने प्रतिशत कर्मचारियों को कंपनी से निकालना है। पार्ट 1 में 5% कर्मचारियों को निकाला था। अब 10% और कर्मचारियों को भी निकालना है। तो पहले 5% और 10% की संभावना ज्ञात करेंगे, ओके। कम उम्र के 5% कर्मचारियों को निष्कासन करना है, जो कि हम पार्ट 1 में कर चुके हैं, और 10% कम उम्र वाले को अन्य कंपनी में बदली करना हो तो पहले हमें उम्र की संभावना ज्ञात करनी है, फिर उम्र ज्ञात करेंगे, ओके। तो 5% को 5/100 लिखना है, 10% को 10/100 लिखना है, और इन दोनों को ही कंपनी से निकालना है, तो इसलिए दोनों को प्लस कर देंगे। 5 + 10 15, इसको सॉल्व करने पर संभावना 0.15 आती है, ओके। तो कम उम्र की बात हो रही है, इसलिए हम ग्राफ के लेफ्ट साइड में हैं, ओके। तो Z1 कहीं यहाँ पर होगा। Z1 के लेफ्ट साइड का ये पूरा हिस्सा, पूरा ये 0.5 और ये 0.10 है ना, क्योंकि देखो इसने क्या कहा है कि कम उम्र वाले 5% को निष्कासन करना है और 10% की अन्य कंपनी में बदली करनी है, ओके। तो ये 5% वो है जिनका निष्कासन करना है, और यहाँ से लेके यहाँ तक 10% वो हैं
जिनकी बदली करनी है। बट फाइनली बात एक ही है कि 5 और 10% को कंपनी से निकालना है। तो 5 और 10 हो गया 15, जिसकी हमने संभावना ज्ञात की 0.15। तो Z1 से लेफ्ट साइड का ये पूरा हिस्सा, इसकी संभावना 0.15 है। हमें यहाँ पर मान ज्ञात करना है Z1 से 0 का, जिस पर मैंने क्वेश्चन मार्क लगा के रखा है। ओके, कम उम्र की बात है ना, इसलिए हम ग्राफ के लेफ्ट साइड में ही रहेंगे। अब Z1 से 0 का मान फाइंड करने के लिए इस पूरे में से, इसका मतलब है -∞ से 0 में से, -∞ से 0 में से जो हमें फाइंड करना है उसको ही माइनस कर दो, यानी कि Z1 से 0 को माइनस। ओके, तो -∞ से 0 का मान हमेशा 0.5 होता है। यहाँ पर ये 0.15, ये वाली संभावना। ओके, Z1 से 0 हमें फाइंड करना है, तो इसको यहाँ शिफ्ट करने पर ये माइनस का है प्लस का हो जाएगा, ये 0.5। अब ये वैल्यू यहाँ प्लस की है, इधर आकर माइनस। इन दोनों को माइनस करने पर 0.35 ये आ गया Z1 से 0। ओके, 0.35 क्षेत्रफल के लिए प्रामाण्य वितरण की तालिका को विलोम रूप से देखने पर Z1 का मान हमें ज्ञात करना है। ओके, तो Z1 का मान ज्ञात कर रहे हैं और 0.35 ये टेबल में नहीं है, हमें खुद से फाइंड करना होगा। 0.35 से छोटा नंबर है ये, 0.35 से बड़ा नंबर है ये। इसका मतलब ये है कि 0.35 इन दोनों के बीच में यहाँ पर कहीं लाई करता है। अब इनकी Z वैल्यू है यहाँ से 1 और यहाँ से 0.03, तो ये रही Z वैल्यू। इसके लिए यहाँ से 1 और यहाँ से 0.04, तो 1.04। अब इसका हमें औसत ज्ञात करना है। औसत ज्ञात करने के लिए इन दोनों को प्लस करके 2 से भाग करने पर ये औसत आता है। तो ये हो गया Z1 का मान। अब क्योंकि Z1 लेफ्ट साइड में है इसलिए माइनस आएगा, तो ये आ गया Z1 का मान। ये है Z1 का सूत्र। नाउ पुट द वैल्यूज़। Z1 का मान फाइंड करने के बाद X1 फाइंड करेंगे। Z1 का मान है ये। ओके, ये अपना माध्य 40 और डेल्टा है 6। अब 6 यहाँ भाग में है, इधर जाकर गुणा। ओके, 40 ही माध्य था ना इसके अंदर, माध्य 40, हाँ 40 माध्य और डेल्टा है 6। हाँ, तो माध्य है 40 और डेल्टा है 6। अब 6 यहाँ भाग में है, इधर जाकर गुणा, ये रही गुणा। ओके, इन दोनों को गुणा करने पर ये आंसर। अब ये -40 है, इधर आकर +40। इन दोनों को माइनस करने पर 33.79 वर्ष ये उम्र आती है। 33.79 वर्ष से कम उम्र वाले का स्थानांतरण अन्य कंपनी में किया जाएगा। इतने साल से जिनकी उम्र कम है उनको कंपनी से हटाया जाएगा या बदली किया जाएगा। ओके, अब करेंगे पार्ट 3। सबसे अधिक उम्र वाले 10% कर्मचारियों को निवृत्त करना है। ओके, तो इस सूचना से निष्कासन कर्मचारी, अन्य कंपनी में बदली होते कर्मचारी और निवृत्त होते कर्मचारियों की अनुमानित उम्र ज्ञात करनी है। तो ये दोनों पार्ट हम कर चुके हैं। अब करेंगे पार्ट 3। इसमें भी हमें उम्र ही बतानी है। सबसे अधिक उम्र कितनी है वो हमें नहीं पता, लेकिन सबसे ज़्यादा उम्र वाले
10% कर्मचारियों को रिटायर करना है और उम्र हमें ज्ञात करनी है। ओके, तो सबसे अधिक उम्र वाले 10% कर्मचारियों को निवृत्त करना हो तो उसकी संभावना 10% को हम 10/100 लिख सकते हैं। इसको कैंसिल करने पर 0.1 ये आ गई संभावना। ओके, अब सबसे अधिक उम्र वाले, उम्र कितनी है वो हमें नहीं पता, लेकिन सबसे अधिक उम्र वाले को हम इस प्रकार नोटेशन में लिखेंगे। यहाँ पर संभावना सबसे अधिक उम्र वाले को x1 से बड़ा है x, इस प्रकार लिखते हैं। ओके, x1 से बड़ा है x और x1 का मान हमें ज्ञात करना है। कभी भी इस प्रकार का क्वेश्चन आए तो आपको ऐसे ही नोटेशन लिखना है। सबसे अधिक उम्र को हम x1 से बड़ा है x ऐसे लिखते हैं। ठीक है, अब इस x की जगह z फॉर्मूला और इस x1 की जगह z फॉर्मूला के अकॉर्डिंग वैल्यूज़ पुट करेंगे। ठीक है, x1 हमें नहीं पता, माध्य है 40, डेल्टा है 6। अब इसकी जगह पर यहाँ z और इस पूरी वैल्यू की जगह z1 कंपेयर करने पर z1 का मान ये आता है। ओके, तो z1 का मान ये आ रहा है। अब हम पहले z1 फाइंड करेंगे, फिर x1 फाइंड करेंगे। तो चलते हैं ग्राफ पर, इसको ध्यान से देखो। इसका मतलब ये है कि z1 से बड़ा है और ये वैल्यू जो है प्लस की है। ओके, तो z1 से बड़ा है, इसका मतलब ये है कि हम ग्राफ के राइट साइड में हैं। यहाँ पर कहीं z1 है। ओके, z1 से बड़ा है, इसका मतलब ये है कि z1 से राइट साइड का ये पूरा मान हमें 0.1 दिया है। हमें फाइंड करना है 0 से z1 का मान। मैंने क्वेश्चन मार्क लगाया है। 0 से z1 का मान हमें फाइंड करना है। तो 0 से z1 का मान फाइंड करने के लिए इस पूरे में से, इस पूरे का मतलब है 0 से इन्फिनिटी में से, 0 से इन्फिनिटी में से जो हमें फाइंड करना है उसको ही माइनस कर दो, यानी कि 0 से z1 और यहाँ पर आएगा 0.1। अब लॉजिकली ओरली मैं आपको बताऊँ, 0 से इन्फिनिटी का मान हमेशा 0.5 होता है ना। तो इतना हिस्सा अगर 0.1 है, 0.5 में से 0.1 को माइनस करने पर 0.4 आता है। ये तो हो गया ओरली, हमें इसको इस प्रकार सॉल्व करके बताना है। 0 से इन्फिनिटी का मान हमेशा 0.5 होता है, ये हमें फाइंड करना है। अब इसको इस तरफ लेकर आओ, यहाँ माइनस था, यहाँ प्लस, ये 0.5, ये प्लस की वैल्यू है, इधर आके माइनस की हो जाएगी। इन दोनों को माइनस करने पर 0.4। ओके, अब 0.4 का मान हमें टेबल से लेना है। 0.4000 इस टेबल में कहीं पर भी नहीं है, हमें फाइंड करना होगा। 0.4000 से छोटा मान है ये, 0.4000 से बड़ा मान है ये। इसका मतलब ये है कि 0.4000 इन दोनों के बीच में कहीं पर लाई करता है। अब इनकी z वैल्यू यहाँ से आ रही है 1.2 और यहाँ से आ रही है 8, तो 1.28। अब इसके लिए यहाँ से आएगी 1.2 और यहाँ से आएगी 9। ओके, तो 1.29। अब इनका औसत फाइंड करना है। औसत फाइंड करने के लिए इन दोनों को प्लस करके 2 से भाग करने पर 1.28 आंसर आता
तो 0.4 क्षेत्रफल के लिए प्रामाण्य वितरण की तालिका को विलोम रूप से देखने पर Z1 का मान ये आता है। विलोम रूप से इसलिए देख रहे हैं क्योंकि हम रिवर्स मेथड से सम को कर रहे हैं। पहले Z1 का मान फाइंड करेंगे और फिर X1 का मान फाइंड करेंगे, ठीक है। क्योंकि यहाँ हमें पहले संभावना दी हुई है, इसलिए हम रिवर्स मेथड से सम को सॉल्व कर रहे हैं। तो Z1 का मान था ये। अब यहाँ पर Z1 का मान पुट कर देंगे। ये Z1 का मान, यहाँ Z1 का मान ये आया है। 6 यहाँ भाग में है, इधर जाकर गुणा, इन दोनों को गुणा करने पर ये आंसर, ये -40 है, इधर आके +40, इन दोनों को प्लस करने पर ये आंसर आता है। इसका मतलब ये है कि सबसे अधिक उम्र वाले 10% कर्मचारियों को निवृत्त करना हो तो उनकी उम्र 47.68 वर्ष होनी चाहिए। ओके। प्रश्न 3, उच्च अभ्यास में प्रवेश हेतु 200 अंक की परीक्षा ली जाती है। इस परीक्षा में उपस्थित 20,000 विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त अंक प्रामाण्य वितरण के अनुलक्षित हैं और उसका माध्य 120 अंक और प्रमाणित विचलन 20 अंक है। परिणाम के मापदंड निम्नानुसार हैं। पार्ट ए में 40% से कम अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थी अनुत्तीर्ण होते हैं। जिन बच्चों के मार्क्स 40% से कम हैं वे बच्चे फेल होने वाले हैं। अब वो बच्चे कितने हैं जो फेल होंगे वो हमें बताना है। ओके। तो पार्ट 1 में अनुत्तीर्ण होते यानी कि फेल होने वाले बच्चों की संख्या हमें बतानी है। तो यहाँ पर 200 अंक की परीक्षा ली जाती है। कुल विद्यार्थी 20,000 हैं। ओके। तो यहाँ पर n का मतलब है कुल विद्यार्थी जो कि 20,000 हैं। माध्य है 120, प्रमाप विचलन यानी कि डेल्टा का मान है 20। पार्ट ए में 40% से कम अंक प्राप्त करने वाले अनुत्तीर्ण होते हैं, अर्थात जो यहाँ पे एग्ज़ाम ली गई है वो 200 मार्क्स की है। तो 200 अंक में से पहले हमें 200 का 40% ज्ञात करना होगा, यानी कि 200 और 40% को 40/100 लिखते हैं। इसको कैंसिल करने पर 80 आता है। ओके। तो जब हमने 200 का 40% ज्ञात किया तो हमें आंसर मिला 80। ओके। 80 से कम अंक वाले बच्चे फेल होंगे। 80 से कम को नोटेशन में इस प्रकार लिखना है, 80 से कम। ओके। यानी कि इस तरफ जो है माउथ वो क्लोज होगा, 80 से कम। ओके। अब इस वैल्यू को इस प्रकार Z फार्मूला के अकॉर्डिंग लिखना है। तो यहाँ पर Z फार्मूला X की जगह, यहाँ पर Z फार्मूला के अकॉर्डिंग वैल्यूज़ पुट करेंगे। X का मान है 80, माध्य है 120, डेल्टा है 20। ओके। अब इस वैल्यू की जगह Z, इसको सॉल्व करने पर ये आता है। यहाँ पर Z, इसको सॉल्व करने पर -2 आता है। ओके। तो अब चलते हैं हम ग्राफ पर। यहाँ पर -2 है, इसका मतलब बिल्कुल क्लियर दिख रहा है कि -2 ग्राफ में कहीं लेफ्ट साइड पर यहाँ पर होगा। ओके। -2 से छोटा है Z, इसका मतलब है कि -2 के लेफ्ट साइड का ये पूरा एरिया हमें ज्ञात करना है। ओके। तो -2 से इन्फिनिटी का एरिया हमें ज्ञात करना है। इसको ज्ञात करने के लिए ये
ये पूरा एरिया कहाँ तक है हमें नहीं पता, ये हमको फाइंड करना है। -2 के लेफ़्ट साइड का एरिया मैंने क्वेश्चन मार्क लगा के रखा है। तो -2 से इन्फिनिटी का मान ज्ञात करने के लिए -इन्फिनिटी से 0 में से, यानी कि ये पूरे में से, इस पूरे में से, इस पूरे का मतलब है -इन्फिनिटी से 0, -इन्फिनिटी से 0 में से यदि हम -2 से 0 को माइनस कर दें, है ना, -2 से 0 को माइनस कर दें तो ये मान हमें मिल जाएगा। ओके, -इन्फिनिटी से 0 का मान हमेशा 0.5 होता है। -2 का मान हमें टेबल से लेना होगा। 2 का मान टेबल से ये आता है 0.4772। ओके, ये रहा। अब इन दोनों को माइनस करने पर ये मान आता है, यानी कि -2 से लेफ़्ट साइड का ये पूरा एरिया, इसकी संभावना इतनी है। सबसे पहले हमें संभावना ज्ञात करनी होती है, तो ये हो गई संभावना। अब 40% से कम अंक अर्थात 200 में से 80 से कम अंक प्राप्त करने वाले अनुत्तीर्ण यानी कि फेल होंगे, उसकी संभावना इतनी है। ठीक है, अनुत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात करने के लिए n गुणा दिस वैल्यू कर देंगे। ठीक है, तो n का मान है 20,000। n का मतलब है कुल विद्यार्थी, n की जगह 20,000 गुणा दिस, इन दोनों को गुणा करने पर 456 आता है, यानी कि 456 विद्यार्थी फेल होंगे। जिनके 80 से कम मार्क्स हैं वो फेल होंगे, और उन बच्चों की संख्या 456 है। हमें हमेशा ग्राफ में लेफ़्ट टू राइट जाना है, ऐसे। ठीक है, अब करेंगे पार्ट बी। 40% से 48% अंक प्राप्त विद्यार्थियों की एक 100 अंक की दूसरी परीक्षा ली जाती है। जिन बच्चों के 40% से 48% अंक हैं, उन्हें एक दूसरी परीक्षा भी देनी है जो 100 मार्क्स की है। तो 100 अंक की परीक्षा देने वाले विद्यार्थियों की संख्या हमें ज्ञात करनी है। ओके, तो यहाँ पर 40% और 48% अर्थात 200 में से 40% अंक होंगे 80, और 200 में से 48% यदि हम फाइंड करें तो अंक होंगे 96। 200 का 48%, ठीक है, इन दोनों को गुणा करने पर 96 आएगा। तो 80, 200 का 40% 80, 200 का 48% 96। ठीक है, 80 और 96 के बीच अंक प्राप्त करने वालों को 100 अंक की परीक्षा दूसरी देनी है। तो 100 अंक की परीक्षा देने वालों की संभावना, ठीक है, पहले हमें संभावना ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर अंक हैं 80 और 96। ओके, तो 80 से 96 को इस प्रकार नोटेशन में लिखना है। छोटा नंबर यहाँ, बड़ा नंबर यहाँ, बीच में x। ओके, अब यहाँ पर z फॉर्मूला के अकॉर्डिंग वैल्यूज़ पुट करनी है। यहाँ पर z फॉर्मूला, यहाँ पर x का मान 80, माध्य 120, डेल्टा है 20। यहाँ पर x है 96, माध्य 120, डेल्टा है 20। इसको कैंसिल करेंगे -2, इसकी जगह z, और इसको कैंसिल करने पर -1.2 आता है। संभावना आ रही है -2 से -1.2। ओके, अब देखते हैं ये वैल्यू ग्राफ में कहाँ पर है। तो आपको बिल्कुल क्लियर नज़र आ रहा है, दोनों वैल्यू माइनस की हैं।
इसका मतलब हम ग्राफ के लेफ्ट साइड में हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कहीं -2 होगा और यहाँ पर कहीं -1.2 होगा, ठीक है। हमें ग्राफ में हमेशा लेफ़्ट टू राइट चलना है, यानी कि ऐसे, ठीक है। तो यहाँ -2, यहाँ पर -1.2, ठीक है। तो इसका मतलब ये एरिया हमें ज्ञात करना है, जिस पर मैंने क्वेश्चन मार्क भी लगाया है। इतना एरिया हमें फाइंड करना है। तो इतना एरिया फाइंड करने के लिए इस पूरे में से, इस पूरे का मतलब है -2 से 0, ये रहा, में से यदि हम इतना एरिया माइनस कर दें तो हमें इस एरिया की वैल्यू मिल जाएगी। -1.2 से 0 को माइनस करना है, ओके। तो -2 से 0 का मान टेबल से, 2 से 0 का मान टेबल से ये है, ठीक है। तो यहाँ पर लिख दिया। अब -1.2 का मान टेबल से, 1.2 ये रहा, इसका मान ये है, ठीक है। तो इसका मान है ये। अब इन दोनों को माइनस करने पर ये आंसर आता है। ये आ गई संभावना -2 से -1.2 के बीच की, यानी कि इतने हिस्से की, ठीक है। यहाँ पर -2 होगा, यहाँ -3, इस तरह ये चलता ही रहेगा। 2 3 4 है ना। तो यहाँ पर 1 होगा कहीं, यहाँ पर कहीं 1 होगा, तो 1 के आसपास 1.2 होगा। आपको याद होगा ना, ग्राफ में हम ऐसे ही चलते थे, यहाँ 0 फिर 1 फिर 2, है ना, ऐसे। तो इसी प्रकार यहाँ वैल्यूज़ पुट करनी है। तो -2 से -1.2 के बीच की संभावना इतनी है। 100 अंक की परीक्षा देने वाले विद्यार्थियों की संख्या हमें ज्ञात करनी है। तो n गुणा ये जो संभावना आई है वो कर देंगे। n है यहाँ पर 20,000, कुल विद्यार्थी 20,000 हैं और ये आई है संभावना। इन दोनों को गुणा करने पर ये आंसर आता है। 1846 विद्यार्थियों को 100 अंक की परीक्षा देनी पड़ेगी, ओके। अब करेंगे पार्ट सी। 48% और 75% अंक प्राप्त विद्यार्थियों को साक्षात्कार के लिए बुलाया जाता है। कुल अंक की परीक्षा है, यहाँ पर 200 अंक की परीक्षा है। 200 का 48% और 200 का 75% हम पहले फाइंड करेंगे। 48% से 75% अंक जिन विद्यार्थियों को मिले हैं वो इंटरव्यू के लिए जाएंगे। अब वो विद्यार्थी कितने हैं जो इंटरव्यू में जाने वाले हैं, उनकी संख्या हमें बतानी है, ओके। तो 48% और 75% अंक प्राप्त विद्यार्थियों को साक्षात्कार में बुलाया जाता है। तो कुल जो यहाँ पर अंक हैं परीक्षा के वो 200 हैं। 200 का 48% 96 अंक है और 200 का 75% 150 अंक होता है, ठीक है। 96 और 150 अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संभावना, पहले हमें संभावना ज्ञात करनी है। तो इस प्रकार अंकों को नोटेशन में लिखेंगे, 96 और 150 अंक, ठीक है। यहाँ पर छोटा नंबर, यहाँ पर बड़ा नंबर, बीच में x। अब z फॉर्मूला के अकॉर्डिंग यहाँ पर वैल्यूज़ पुट करेंगे। x की जगह z फॉर्मूला, ओके। यहाँ पर x का मान 96, माध्य 120, डेल्टा है 6। यहाँ पर x का मान 150, माध्य है 120, डेल्टा है 20। इसको सॉल्व करने पर ये आता है, इसकी जगह z, इसको सॉल्व करने पर ये आता है, ओके। तो यहाँ पर संभावना आ रही है -1.2 से 1.5। बिल्कुल क्लियर है, ये माइनस की तरफ है और ये प्लस की तरफ है, ओके। तो यहाँ लेफ़्ट साइड में कहीं
-1.2 है और यहाँ राइट साइड में कहीं 1.5 है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक का मान हमें ज्ञात करना है। ओके, तो जब एक तरफ का मान माइनस का हो और एक तरफ का मान प्लस का हो तो दोनों संभावना को हम ऐड करते हैं। -1.2 से 0, यानी कि ये वाला पार्ट। ओके, इसमें ऐड कर देंगे 0 से 1.5 को, इसको। ठीक है, अब टेबल से हमें यहाँ वैल्यू लेनी होगी। 1.2 का मान है ये और 0 से 1.5 का मान है ये। एक बार देख लेते हैं 1.2 का मान। ये 1.2 का मान है, ये 1.5 का मान है। ठीक है, 43 32, हाँ यही है। इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये आ गई संभावना। अब हमें जो बच्चों को इंटरव्यू में बुलाया जाएगा उनकी संख्या ज्ञात करनी है। ये तो खाली संभावना हुई। ठीक है, तो n गुणा संभावना कर देंगे। साक्षात्कार में बुलाए गए विद्यार्थियों की संख्या n गुणा संभावना। n का मतलब है कुल विद्यार्थी हैं 20,000 गुणा संभावना। इन दोनों को गुणा करने पर ये आंसर आता है, यानी कि 16,362 विद्यार्थियों को साक्षात्कार में बुलाया जाएगा। अब करेंगे पार्ट डी। इसमें कहा है कि 75% से अधिक अंक प्राप्त विद्यार्थियों को उच्च अभ्यास में प्रत्यक्ष प्रवेश दिया जाता है। उनकी संख्या हमें ज्ञात करनी है। यहाँ पर 200 अंक की परीक्षा ली जाती है, तो सबसे पहले 200 का 75% हमें फाइंड करना होगा। ओके, 200 का 75% 150 होता है। 75% से अधिक अंक प्राप्त करने वाले को उच्च अभ्यास में सीधा प्रवेश दिया जाएगा। ओके, अर्थात 200 में से 150 अंक प्राप्त करने वाले को सीधा प्रवेश दिया जाएगा। उसे कोई इंटरव्यू नहीं देना है। उसकी संभावना, सबसे पहले संभावना ज्ञात करते हैं। ओके, 75% से अधिक अंक यानी कि 150 से अधिक अंक को इस प्रकार नोटेशन में लिखेंगे। 150 से ज़्यादा, यानी कि इस तरफ माउथ ओपन होना चाहिए। ओके, अब Z फॉर्मूला के अकॉर्डिंग यहाँ पर वैल्यूज़ पुट करेंगे। X की जगह ये Z फॉर्मूला, यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे। X का मान है 150, माध्य 120, डेल्टा है 20। अब इस वैल्यू की जगह Z। ओके, और इसको सिंप्लीफाई करने पर 1.5 आता है। अब देखते हैं ये वैल्यू ग्राफ में कहाँ पर लाई करती है। ओके, तो 1.5 से ज़्यादा, सबसे पहले तो ये प्लस की वैल्यू है, यानी कि ग्राफ में हम राइट साइड पर हैं। 1.5 से ज़्यादा, तो 1.5 से ज़्यादा का मतलब है 1.5 के राइट साइड का ये पूरा हिस्सा हमें ज्ञात करना है। ओके, 1.5 से राइट साइड का ये वाला पूरा मान हमें चाहिए। ओके, तो इस वैल्यू को, यहाँ इन्फिनिटी है, इस वैल्यू को ज्ञात करने के लिए इस पूरे में से, इस पूरे का मतलब है 0 से इन्फिनिटी में से, 0 से इन्फिनिटी में से यदि हम 0 से 1.5 इतने हिस्से को माइनस कर दें तो ये पार्ट हमें मिल जाएगा। ओके, अब 0 से इन्फिनिटी का मान हमेशा 0.5 होता है। ओके, 1.5 का मान हमें टेबल से मिलेगा, ये रहा। ठीक है, 1.5 के सामने, तो यहाँ आ गया ये 1.5 का मान। इन दोनों को माइनस करने पर ये संभावना आती है। ओके,
1.5 से राइट साइड के इस पार्ट की ये संभावना है। अब उच्च अभ्यास में सीधा प्रवेश पात्र विद्यार्थियों की संख्या हमें ज्ञात करनी है। तो संभावना गुणा n, n का मतलब है कुल विद्यार्थी जो यहाँ 20,000 हैं। इन दोनों को गुणा करने पर ये आंसर आता है 1336 विद्यार्थियों को उच्च अभ्यास में प्रवेश दिया जाएगा। प्रश्न 4, एक समूह के व्यक्तियों का मासिक आय का वितरण प्रामाण्य वितरण को अनुलक्षित है और उसका माध्य 20,000 और प्रमाप विचलन 5,000 है। यदि सबसे अधिक आय वाले 50 व्यक्तियों की कम से कम मासिक आय 31,625 हो तो समूह में कुल कितने व्यक्ति हैं। पहले इतना ही आंसर हम फाइंड करेंगे, ओके, कि समूह में कुल कितने व्यक्ति होंगे। चलो, यहाँ माध्य दिया है 20,000, प्रमाप विचलन यानी कि डेल्टा है 5,000। सबसे अधिक आय वाले 50 व्यक्तियों की कम से कम मासिक आय इतनी है, तो x1 का मान यहाँ पर 31,625 है, ओके। x1 के मान के अनुरूप z1 का मान हम रख सकते हैं, ओके। तो z1 बराबर दिस, ये z फॉर्मूला है, यहाँ z1 होगा तो यहाँ x1 ही होगा। तो x1 का मान है ये, माध्य है ये और डेल्टा है ये। इसको सिंप्लीफाई करने पर ये आता है, इसको सिंप्लीफाई करने पर ये आता है। तो यहाँ पर z1 का मान 2.33 आया है। अब हम देखते हैं ये ग्राफ में कहाँ पर है। तो ये प्लस की वैल्यू है, इसका मतलब ये क्लियर है कि हम ग्राफ में राइट साइड पर हैं। यहाँ पर कहीं z1 होगा। ये z वैल्यू है, संभावना नहीं है। संभावना अभी हमें ज्ञात करनी है, ओके। तो z1 के राइट साइड का ये जो पूरा हिस्सा है इसकी संभावना हमें ज्ञात करनी है, ओके। z1 से इन्फिनिटी कितना है हमें नहीं पता। z1 से इन्फिनिटी का ये मान, इसकी संभावना हमें ज्ञात करनी है। z1 से इन्फिनिटी की संभावना ज्ञात करने के लिए यदि हम इस पूरे में से, इस पूरे का मतलब है 0 से इन्फिनिटी में से, 0 से इन्फिनिटी में से 0 से z1 को माइनस कर देंगे, 0 से z1 को माइनस कर देंगे तो ये हिस्से की संभावना हमें मिल जाएगी। तो 0 से इन्फिनिटी, अब z1 का मान यानी कि z1 की वैल्यू यहाँ पर 2.33 हम फाइंड कर चुके हैं, है ना। ये z1 का मान है, इसको यहाँ पे लिख दो। अब 0 से इन्फिनिटी का मान हमेशा 0.5 होता है। अब 2.33 का मान टेबल में क्या है वो देखते हैं। यहाँ पर है 2.3 और यहाँ पर है ये 3, तो ये मान यहाँ पर आ रहा है 4,901, ओके। 2.33 का मान टेबल से ये मिलता है। इन दोनों को माइनस करने पर ये आ गई संभावना, ओके। तो ये आ गई है संभावना अब इस हिस्से की, ठीक है। z1 से इन्फिनिटी की ये संभावना आ चुकी है। समूह में कुल व्यक्तियों की संख्या n है। समूह में कुल व्यक्ति कितने हैं वही हमें फाइंड करना है, इसको यहाँ पर n कह रहे हैं। तो अब 31,625 से अधिक को नोटेशन में इस प्रकार लिखना है। 31,625 से ज़्यादा यानी कि इस तरफ माउथ ओपन होना चाहिए, ओके। x की जगह z और 31,625 की जगह हम 2.33 लिख सकते हैं, क्योंकि इसके अनुरूप z1 का मान था और z1 का मान ये आया था। तो इसकी जगह 2.33 बराबर
50/n। हमें यहाँ पर कुल व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करनी है और यहाँ पर 50 व्यक्तियों की बात हो रही है, तो 50 को ऊपर और n यानी कि कुल जो हमें फाइंड करना है उसको नीचे लिख देंगे। तो अब 50/n की संभावना है ये जो हमने फाइंड की है। अब ये n यहाँ भाग हो रहा है, इधर जाएगा तो गुणा हो जाएगा और ये वैल्यू यहाँ गुणा होगी, इधर आएगी तो भाग में चली जाएगी, तो n बराबर दिस हो जाएगा। अब इन दोनों को भाग करने पर ये आंसर आता है। अब क्योंकि हम व्यक्ति ज्ञात कर रहे हैं, व्यक्ति कभी भी पॉइंट में नहीं हो सकते, तो यहाँ पर लगभग व्यक्ति हैं 5051। समूह में कुल 5051 व्यक्ति होंगे। अब आगे हमें बताना है समूह में सबसे कम आय वाले 50 व्यक्तियों की अधिक से अधिक आय कितनी होगी। ओके, तो समूह में सबसे कम आय वाले 50 व्यक्तियों की अधिक से अधिक आय कितनी होगी। 50 व्यक्तियों का पहले हमें क्षेत्रफल या संभावना ज्ञात करनी है। तो 50 व्यक्ति 50 ऊपर और कुल व्यक्तियों की संख्या हमने ज्ञात की 5051। इसको सॉल्व करने पर 0.0099 आता है, ये आ गई है संभावना। ओके, तो यहाँ पर दिया है सबसे कम, इसका मतलब ये है कि हम ग्राफ के लेफ्ट साइड में हैं, यहाँ पर कहीं Z1 है। Z1 से लेफ्ट साइड का एरिया ये इतना होता है। ओके, Z1 से लेफ्ट साइड का ये एरिया इतना है। हमें Z1 से 0 का मान फाइंड करना है। ओके, तो अब Z1 से 0 का मान फाइंड करने के लिए इस पूरे में से, इस पूरे का मतलब है -∞ से 0, ये रहा, इसमें से जो हमें फाइंड करना है उसको माइनस कर दो, यानी कि Z1 से 0 को माइनस कर देंगे, ये ही हमें फाइंड करना है। ओके, तो यहाँ पर जो ये आंसर है इसको यहाँ लिख देंगे। -∞ से 0 का मान हमेशा 0.5 होता है। Z1 से 0 का मान हमें फाइंड करना है। ओके, तो इस वैल्यू को यहाँ लेकर आओ, ये माइनस था, इधर आके प्लस, ये 0.5, ये वैल्यू प्लस की है, इधर आकर माइनस, इन दोनों को माइनस करने पर ये आंसर आता है। Z1 से 0 की संभावना इतनी है। ओके, अब हमें देखना है कि इसकी Z वैल्यू कहाँ पर आएगी, वो मिलेगा टेबल में से। क्षेत्रफल के लिए प्रामाण्य वक्र की तालिका को विलोम रूप से देखने पर, क्योंकि हम Z1 का मान फाइंड करने जा रहे हैं, तो तालिका को विलोम रूप से देखना है कि 4901 कहाँ पर लाई करता है। ये है 4901, यहाँ से Z का मान आ रहा है 2.3 और यहाँ से आ रहा है 3। ओके, तो विलोम रूप से देखने पर Z1 का मान है ये। अब क्योंकि हम ग्राफ के लेफ्ट साइड में हैं, इसलिए यहाँ पर माइनस आएगा, ये आ गया Z1 का मान। ओके, तो Z फॉर्मूला ये होता है, क्योंकि हम Z1 फाइंड कर रहे हैं तो ये X1 हो जाएगा। ओके, नाउ पुट द वैल्यूज़। अब हमें X1 का मान ज्ञात करना है। Z1 का मान है ये, माध्य है 20,000 और डेल्टा है 5,000। ठीक है, अब ये 5,000 यहाँ भाग में है, इधर जाकर गुणा हो गया। ठीक है, इन दोनों को गुणा करने पर ये आंसर आता है। ये -20,000 है, इधर जाएगा तो +20,000, इन दोनों को माइनस करने पर X1 का मान 8,350 आता है। इसका मतलब ये है कि सबसे कम आय वाले 50 व्यक्तियों की मासिक आय
अधिक से अधिक 8,350 होगी। ओके। प्रश्न 5, एक विद्यालय के कक्षा 12वीं का परिणाम का विश्लेषण निम्नानुसार प्राप्त किया है। विशिष्ट गुणवत्ता के साथ उत्तीर्ण कुल विद्यार्थियों का 15% है। विशिष्ट गुणवत्ता के बिना, ये के साथ है, ये के बिना है। उत्तीर्ण कुल विद्यार्थियों का 75% है, यानी कि जिनके कम मार्क्स हैं वो 75% हैं, जिनके ज़्यादा मार्क्स हैं वो 15% हैं, और अनुत्तीर्ण यानी कि फेल 10% हैं। ओके। उत्तीर्ण होने के लिए कम से कम 40% मार्क्स और विशिष्ट गुणवत्ता के लिए कम से कम 80% मार्क्स आवश्यक हैं। यदि विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त परिणाम प्रामाण्य वितरण को अनुलक्षित हो तो सूचना का माध्य और प्रमाप विचलन ज्ञात कीजिए। हमें यहाँ पर माध्य और डेल्टा का मान ज्ञात करना है। ओके। तो माना कि 100 अंक की परीक्षा हुई है। ओके, 100 अंक की। उत्तीर्ण होने के लिए कम से कम 40% अर्थात 40 से कम अंक प्राप्त करने वाले अनुत्तीर्ण होंगे, ऐसा हमें दिया है। देखो, उत्तीर्ण होने के लिए कम से कम 40% मार्क्स हमें चाहिए। यदि 40% मार्क्स नहीं होंगे तो वो बच्चा फेल होगा। ठीक है। 40 से कम अंक प्राप्त करने वाले फेल होंगे। तो 40 से कम को नोटेशन में इस प्रकार लिखते हैं, 40 से कम। और विशिष्ट गुणवत्ता के लिए कम से कम 80% अर्थात 80 से अधिक अंक प्राप्त करने वाले विशिष्ट गुणवत्ता के साथ उत्तीर्ण होंगे। तो 80 से अधिक को नोटेशन में इस प्रकार लिखना है, 80 से अधिक। इस तरफ माउथ ओपन होगा। प्रामाण्य वितरण का माध्य और प्रमाप विचलन डेल्टा है। 40 से कम अंक प्राप्त करने वाले की संभावना। सबसे पहले हमें संभावना ज्ञात करनी है। 40 से कम को नोटेशन में इस प्रकार लिखते हैं। अब यहाँ पर x की जगह z फॉर्मूला और यहाँ पर z फॉर्मूला के अकॉर्डिंग वैल्यूज़ पुट कर देंगे। x का मान 40, माध्य और डेल्टा हमें नहीं पता, वही हमें फाइंड करना है। अब इसकी जगह z और ये वैल्यू एज इट इज़। ओके। तो कुल विद्यार्थियों के 10% अनुत्तीर्ण होते हैं, यानी कि फेल होते हैं, इसलिए उसकी संभावना 10% है। इसको 10/100 लिख सकते हैं। इसका आंसर आएगा 0.1। ओके। तो 10% का मतलब 0.1 संभावना है जो बच्चे फेल होने वाले हैं। ठीक है। तो यहाँ पर अब z की जगह z, ये वैल्यू एज इट इज़ बराबर ये आ गई संभावना। अब z की जगह z, इस वैल्यू की जगह हम z1 लिख सकते हैं और यहाँ पर 0.1। ठीक है। तो z1 का मान यहाँ से ये आ रहा है। ओके। तो z1 बराबर दिस वैल्यू हो गया। ठीक है। अब हमें देखना है कि ये जो मान है ग्राफ में कहाँ पर आता है। ओके। तो z1 से छोटा है z, इसका मतलब ये है कि हम ग्राफ के लेफ़्ट साइड में हैं। यहाँ पर कहीं z1 होगा। ओके। z1 से छोटा है, यानी कि z1 के लेफ़्ट साइड का ये पूरा एरिया हमें 0.1 दिया है, जो ये संभावना है। 0.1 कहो, 0.10 कहो, एक ही बात है। z1 के लेफ़्ट साइड का ये पूरा एरिया 0.10 है। अब हम जानते हैं कि -∞ से 0 का मान
0.5 होता है। तो 0.5 में से अगर हम 0.1 को माइनस कर दें तो ये एरिया 0.4 आएगा, है ना। ये तो हमने ओरली फाइंड किया, हमें इस प्रकार शो करके बताना है। तो इसका मतलब ये है कि Z1 से 0 का मान हमें फाइंड करना है। मैंने क्वेश्चन मार्क भी लगाया है। तो Z1 से 0 का मान फाइंड करने के लिए इस पूरे में से, इस पूरे का मतलब है माइनस इन्फिनिटी से 0 में से, माइनस इन्फिनिटी से 0 में से जो हमें फाइंड करना है उसको ही माइनस कर दो, यानी कि Z1 से 0। ओके, तो माइनस इन्फिनिटी से 0 का मान हमेशा 0.5 होता है और यहाँ पे 0.1 ये वाला लिखना है, ठीक है। अब Z1 से 0 हमें फाइंड करना है। इसको यहाँ शिफ्ट कर देंगे, यहाँ माइनस का था, यहाँ प्लस का, ये 0.5। अब ये 0.1 यहाँ प्लस का है, इधर आकर माइनस। इन दोनों को माइनस करने पर ये आंसर आता है। अब 0.4 का मान टेबल से हमें लेना होगा। तो यहाँ पर 0.4000 टेबल में कहीं पर भी नहीं है, हमें खुद से फाइंड करना होगा। 0.4000 से छोटा मान है ये, 0.4000 से बड़ा मान है ये। इसका मतलब ये है कि 0.4000 इन दोनों के बीच में कहीं पर लाई करता है। ये हो गया क्षेत्रफल। अब देखते हैं Z वैल्यू क्या बनती है। तो यहाँ से 1.2 और यहाँ से 8, तो 1.28। इसके लिए यहाँ से 1.2 और यहाँ से 9, ठीक है। अब हमें इसकी औसत फाइंड करनी है। ये Z वैल्यू आ गई, अब औसत निकालनी है। औसत फाइंड करने के लिए इन दोनों को प्लस करके 2 से भाग करते हैं, तो औसत आएगी 1.28। ओके, तो 0.4 का मान टेबल से हमें ये मिलता है, ओके, जो कि Z1 का मान है। अब क्योंकि हम ग्राफ के लेफ़्ट साइड में हैं इसलिए यहाँ पर माइनस आएगा। तो Z1 का ये है सूत्र, ओके। हमने ये वैल्यू Z1 की फाइंड करके रखी है। नाउ पुट द वैल्यूज़। Z1 का मान है ये, माध्य और डेल्टा हमें नहीं पता, ओके। डेल्टा यहाँ भाग में है, इधर जाकर गुणा हो जाएगा। अब ये हो गया अभी समीकरण 1, ठीक है। अभी हमें समीकरण 2 भी फाइंड करना है। आगे प्रश्न में कहा है कि विशिष्ट गुणवत्ता के साथ उत्तीर्ण विद्यार्थी कुल विद्यार्थी के 15% हैं, इसलिए विशिष्ट गुणवत्ता के अंक 80 या उससे अधिक होने की संभावना 0.15 होगी। क्योंकि ये 15% है तो इसको हम 15/100 लिख सकते हैं। इसको सॉल्व करने पर 0.15 आता है। ये आ गई संभावना, ओके। अब 80 या उससे अधिक को नोटेशन में इस प्रकार लिखना है। 80 से अधिक की संभावना 0.15 है, ओके। अब इस x की जगह z फॉर्मूला, यहाँ पर z फॉर्मूला के अकॉर्डिंग वैल्यूज़ पुट कर देंगे। अब इसकी जगह z और इसकी जगह Z1 आएगा बराबर 0.15। तो कंपेयर करने पर Z1 का मान यहाँ पर ये आ रहा है, ओके। ये हो गया Z1 का मान। अब हम देखते हैं कि ये वैल्यू ग्राफ में कहाँ पर आती है। तो Z1 से बड़ा है ना। Z1 से बड़ा है, इसका मतलब हम ग्राफ के राइट साइड में हैं। यहाँ पर कहीं Z1 होगा। Z1 से बड़ा है 0.15। Z1 के राइट साइड का ये पूरा मान हमें 0.15 दिया है, ओके। अब हमें फाइंड करना है
0 से Z1 का मान, ये हमें फाइंड करना है। मैंने क्वेश्चन मार्क लगा के रखा हुआ है। तो हम जानते हैं कि 0 से इन्फिनिटी का मान ये पूरा हमेशा 0.5 होता है। 0.5 में से 0.15 को माइनस कर दें तो ये हो जाएगा यहाँ पर 0.35। ओके, ये तो हमने ओरली फाइंड किया, हमें इस तरह फाइंड करना है। ओके, हमें 0 से Z1 का मान फाइंड करना है। 0 से Z1 का मान फाइंड करने के लिए इस पूरे में से, इस पूरे का मतलब है 0 से इन्फिनिटी में से जो फाइंड करना है 0 से Z1, उसको यहाँ माइनस कर दो, बराबर 0.15 जो हमें वैल्यू दी हुई है। ओके, अब 0 से इन्फिनिटी का मान हमेशा 0.5 होता है, ये हमें फाइंड करना है। इस वैल्यू को यहाँ शिफ्ट कर दो, यहाँ माइनस की थी, यहाँ पर प्लस, यहाँ 0.5, अब ये प्लस की वैल्यू है, इस तरफ आएगा तो माइनस हो जाएगा। इन दोनों को माइनस करने पर 0.35 आता है। ये आ गया 0 से Z1 का मान। अब 0.35 के लिए हमें टेबल से मान फाइंड करना होगा। ओके, तो 0.3500 इस टेबल में कहीं पर भी नहीं है। ओके, इस वैल्यू से छोटा नंबर है ये, इस वैल्यू से बड़ा नंबर है ये, यानी कि 0.3500 इन दोनों के बीच में कहीं पर लाई करता है। ये क्षेत्रफल हो गया। अब इसकी Z वैल्यू देखते हैं क्या है। तो यहाँ से आ रही है 1, यहाँ से 0.3, तो 1.03, और इसके लिए यहाँ से आ रही है 1 और यहाँ से 0.04, तो ये रहा 0.04। ये आ गई Z वैल्यू। अब इनकी औसत फाइंड करनी है। औसत फाइंड करने के लिए इन दोनों को प्लस करके 2 से भाग करते हैं। तो इन दोनों को प्लस करके 2 से भाग करने पर ये आंसर आता है। ये आ गई औसत। ठीक है, तो यहाँ पर 0.35 का मान टेबल से हमने ये प्राप्त किया। ये हुआ Z1 का मान। हमने Z1 का मान यहाँ पर ये फाइंड करके रखा हुआ है। अब इसमें वैल्यू पुट कर देंगे। तो Z1 की जगह ये वैल्यू, डेल्टा यहाँ भाग हो रहा है, इधर आएगा तो गुणा हो जाएगा। ये हो गया समीकरण 2। अब परिणाम 1 और 2 की तुलना करने पर, तुलना करने का मतलब ये है कि समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाना है। हमने यहाँ पर ये समीकरण 1 फाइंड किया था। ओके, तो ये है समीकरण 1, ये है समीकरण 2। समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाना है। ऐसा करने पर नीचे वाले सभी नंबर के निशान बदल जाएंगे। ये प्लस का था, यहाँ माइनस, ये प्लस का था, यहाँ माइनस, ये माइनस था, यहाँ पर प्लस। ओके, अब पुराने निशानों को भूल जाना है। तो ये माइनस, ये प्लस, ये पूरा पूरा कैंसिल। ओके, यहाँ पर ये माइनस और ये भी माइनस, माइनस माइनस प्लस होता है। इन दोनों को प्लस करने पर ये आंसर, लेकिन बड़ा नंबर माइनस का है तो आंसर में माइनस आएगा। यहाँ पर -80 + 40 है, तो 80 में से 40 को माइनस करना होगा। 80 - 40 करने पर 40 आएगा, लेकिन बड़ा नंबर माइनस का है तो यहाँ माइनस, माइनस से माइनस हो गया कैंसिल। ओके, अब डेल्टा के साथ यहाँ ये नंबर गुणा हो रहा है, इस तरफ आएगा तो भाग में चला जाएगा। माइनस से माइनस कैंसिल, इन दोनों को भाग करने पर डेल्टा का मान ये आता है। ओके, लेकिन पॉइंट के बाद हमें 2 ही नंबर लेने हैं, तो इसको लगभग में लिख देंगे। लगभग में लिखने पर डेल्टा का मान 17.28 आता है। प्रमाप विचलन
17.28 आ चुका है। अभी हमें माध्य भी ज्ञात करना है। अब हमें माध्य भी ज्ञात करना है, तो परिणाम 1 में डेल्टा बराबर दिस रखने पर ये है परिणाम 1, ओके, यानी कि समीकरण 1। और यहाँ पर है डेल्टा, तो डेल्टा की जगह 17.28 पुट कर देंगे, ठीक है। अब इन दोनों को गुणा करने पर ये आंसर आएगा। ये माइनस माध्य है, इस तरफ शिफ्ट करेंगे प्लस माध्य, ओके। अब ये माइनस की वैल्यू है, इस तरफ शिफ्ट करेंगे तो प्लस हो जाएगी। इन दोनों को प्लस करने पर माध्य का मान ये आता है। आगे प्रश्न में कहा है कि 75% विद्यार्थी के परिणाम कितने प्रतिशत से कम होंगे। तो यहाँ 75% से कम अर्थात P75 बराबर Q3 होता है। देखो 25, 25, 25 है ना, तो ये Q1, ये Q2 और ये Q3। इसका मतलब हमें Q3 ज्ञात करना है, ओके। यानी कि एक क्वाड्रेंट 25% का होता है, तो इसलिए P75 या 75% को हम Q3 कह सकते हैं। Q3 का ये है सूत्र, माध्य का मान है ये, डेल्टा का मान है ये। इन दोनों को गुणा करने पर ये आंसर, इन दोनों को प्लस करने पर ये आंसर आता है। 75% विद्यार्थी के परिणाम 73.78 से कम होंगे, ओके। प्रश्न 7, प्रामाण्य चल x का संभावना फलन निम्नानुसार है। f(x) हमें ये दिया हुआ है, इस पर से निम्न मूल्यों को प्राप्त कीजिए, ओके। तो पार्ट 1 में हमें प्रोबेबिलिटी ये दी है और हमें x2 ज्ञात करना है, ये x2, ओके। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर माध्य और डेल्टा होना चाहिए सम को सॉल्व करने के लिए। f(x) का ये है सूत्र, यहाँ पर होता है माध्य और यहाँ पर होता है डेल्टा। तो कंपेयर करने पर माध्य है 75, ओके, माध्य का मान है 75। अब हमें डेल्टा फाइंड करना होगा। तो सूत्र में आप देख सकते हो यहाँ पर डेल्टा और रूट में 2 पाई है और यहाँ पर दिया है 5000 पाई। तो 5000 के फैक्टर करके हमें रूट में सिर्फ 2 पाई को रखना है और बाकी वैल्यू को रूट से बाहर लाएंगे, वो ही यहाँ पर डेल्टा कहलाएगी, ठीक है। अब यहाँ पर दिया है 5000 पाई, पाई को तो अंदर ही रखना है, इसलिए पाई के बारे में बात नहीं करेंगे, ओके। अब जो ये 5000 है, इसको हम 2500 गुणा 2 लिख सकते हैं, है ना, क्योंकि 2500 दूनी 5000 होता है, ओके। अब 2500, ये जो 2500 है ये वर्गमूल है 50 का, ओके। 2500 वर्गमूल है 50 का, इसलिए 50 को हम रूट से बाहर ले सकते हैं। तो प्रमाप विचलन आ गया 50, यानी कि डेल्टा का मान आ गया है 50। अब हमारे पास माध्य भी है और डेल्टा भी है, ओके। तो अब सम को आगे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर संभावना दी है 60 से x2 बराबर 10 और x2 का मान फाइंड करना है, ओके। तो ये नोटेशन में लिखा हुआ है, यहाँ पर z फॉर्मूला के अकॉर्डिंग वैल्यूज़ पुट कर देंगे। z का मान है ये, यहाँ पर x है 60, माध्य 75, डेल्टा है 50, ओके। x2 हमें फाइंड करना है, माध्य है 75, डेल्टा है 50 बराबर 10, ओके। अब इसको सिंप्लीफाई करने पर ये आंसर आता है, इसकी जगह z, ओके, और यहाँ पर x2 फाइंड करना है बराबर 10। अब चलते हैं ग्राफ पर, देखते हैं ग्राफ पर ये वैल्यू कहाँ पर आती है।
तो यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हो कि ये माइनस का नंबर है, -0.3। इसका मतलब ये है कि ये कहीं ग्राफ में लेफ़्ट साइड पर होगा, यानी कि यहाँ पर हो सकता है -0.3। ये अभी z वैल्यू है। अभी हम देखते हैं कि 0.3 जो टेबल है उसमें कहाँ पर आता है। ओके, तो ये z वैल्यू है 0.3। इसका क्षेत्रफल टेबल में इतना आता है 0.1179। ओके, तो -0.3 से 0 का मान टेबल में इतना आता है। ओके, तो मतलब कि हमारे पास अब यहाँ पर ग्राफ में दो हिस्से हैं। एक है Z1 से 0, ओके, Z1 से 0, और दूसरा जो बनेगा वो बनेगा 0 से Z2। इसका मतलब ये है कि हमारे पास Z1 का मान तो आ चुका, उसकी संभावना भी आ गई। अब हमें 0 से Z2 का मान फाइंड करना है। मैंने क्वेश्चन मार्क लगाया हुआ है, इसीलिए 0 से Z2 का मान हमें फाइंड करना है। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास पूरी संभावना ऑलरेडी दी गई है, वो है इतनी। ठीक है, Z1 से 0 का मान हम फाइंड कर चुके हैं। अब हमें 0 से Z2 का मान फाइंड करना है। ओके, तो जब ग्राफ में एक वैल्यू माइनस की हो और दूसरी प्लस की हो तो दोनों को हम ऐड करते हैं। देखो, Z1 से 0, Z1 से 0 प्लस 0 से Z2, दोनों को प्लस करने पर ये संभावना होनी चाहिए, ये हमें ऑलरेडी गिवन है। ओके, Z1 से 0 का क्षेत्रफल इतना आ चुका है। अब यहाँ पर ये वैल्यू अपनी जगह पर है, ये वैल्यू प्लस की है, इधर आएगी तो माइनस। ओके, 0 से Z2 हमें फाइंड करना है। अब इन दोनों को माइनस करने पर ये आंसर आता है 0 से Z2 का मान, यानी कि क्षेत्रफल इतना आ चुका है। अब इतने क्षेत्रफल के लिए प्रामाणिक प्रामाण्य चल की सारणी को विलोम रूप से देखने पर, विलोम रूप से देखने का मतलब ये है कि एक तो हमें Z2 का मान फाइंड करना है, दूसरा कारण ये है कि ये जो क्षेत्रफल है ये टेबल में नहीं दिया है, हमें खुद से फाइंड करना होगा। ये वैल्यू इस टेबल में नहीं है। ओके, इस वैल्यू से छोटी वैल्यू है ये, और इस वैल्यू से बड़ी वैल्यू है ये। इसका मतलब है ये कि ये जो वैल्यू है इन दोनों के बीच में कहीं पर लाए करती है। तो ये हो गया क्षेत्रफल। अब इसकी Z वैल्यू देखते हैं कहाँ पर बनती है। तो यहाँ से आ रहा है 1.6 और यहाँ से आ रहा है 3। ओके, 1.63। अब दूसरी वैल्यू, यहाँ से आ रहा है 1.6 और यहाँ से आ रहा है 4, तो 1.64। अब इसकी औसत हमें फाइंड करनी होगी। औसत फाइंड करने के लिए इन दोनों को प्लस करके 2 से भाग करते हैं। तो इन दोनों को प्लस करके 2 से भाग करने पर ये आंसर आता है, लेकिन हम वैल्यू लेंगे ये वाली वैल्यू इसलिए क्योंकि जो 0.4495 है इस वैल्यू के ज़्यादा नज़दीक है बजाय इसके। ओके, इसलिए हम यहाँ पर Z वैल्यू 1.64 लेंगे, क्योंकि जो ये क्षेत्रफल है इस क्षेत्रफल के बहुत ज़्यादा नज़दीक है। ओके, तो यहाँ पर 1.64 आ चुका है, ये है Z2 का मान। तो Z2 का मान यहाँ पर ये होगा। अगर ये Z1 है तो ये Z2। ओके, तो Z2 बराबर दिस। अब Z2 का मान है ये। नाउ पुट द वैल्यूज़। तो Z2 का मान है ये, X2 हमें फाइंड करना है। 50 यहाँ भाग में है, इधर आकर गुणा हो जाएगा। ओके, इन दोनों को गुणा करने पर ये
ये -75 है, इधर आएगा तो +75। इन दोनों को प्लस करने पर x2 का ये मान आता है। अब करेंगे पार्ट 2। पार्ट 2 में हमें दिया है x1 से 125 की संभावना इतनी हो तो x1 ज्ञात कीजिए। हमें x1 का मान ज्ञात करना है। जो पार्ट 2 है वो पार्ट 1 का बिल्कुल उल्टा है। यहाँ पर x2 फाइंड करना था, अब हमें यहाँ पर पार्ट 2 में x1 फाइंड करना है। ओके, तो बिल्कुल सेम प्रोसीजर से ही हम वैल्यू फाइंड करेंगे। ठीक है, यहाँ पर प्रोबेबिलिटी दी है x1 से 125 की इतनी और x1 का मान हमें ज्ञात करना है। ओके, तो यहाँ पर z फॉर्मूला के अकॉर्डिंग वैल्यूज़ पुट करेंगे। x की जगह z फॉर्मूला, x1 हमें ज्ञात करना है, ये है माध्य और ये है डेल्टा। यहाँ पर x का मान है ये है माध्य और ये है डेल्टा, बराबर ये है संभावना जो हमें दी गई है। ओके, तो अब यहाँ पर ये वैल्यू, इसकी जगह अब हमें यहाँ पर z1 लिखना है। ओके, और यहाँ पर ये है z फॉर्मूला का मान, तो यहाँ पर z, और इसको सॉल्व करने पर यहाँ 1 आता है। ओके, तो z1 से 1 का मान इतना हमें दिया हुआ है। अब हमें देखना है कि ये वैल्यू ग्राफ में कहाँ पर लाई करती होगी। ओके, अगर ये z1 है तो ये z2 का मान है। ठीक है, तो z1 डेफिनेटली ग्राफ के लेफ्ट साइड में कहीं यहाँ पर आएगा। ओके, और z2 का मान है 1। 1 का मतलब है +1। प्लस की सभी वैल्यू ग्राफ के राइट साइड में आती है, तो यहाँ पर कहीं z2 होगा। z2 का मान है 1, ये z वैल्यू है। अभी देखते हैं इसका क्षेत्रफल क्या होगा, वो हमें टेबल से मिलेगा। ओके, तो 1 के सामने 0.3413 मान आ रहा है। ओके, तो यहाँ पर जो 1 है यानी कि 0 से z2 का मान यहाँ पर आ रहा है 0.3413। ओके, 0.3413, 0 से z2 का मान आ चुका है। अब हमें यहाँ पर z1 से 0 का मान फाइंड करना है, जिस पर मैंने क्वेश्चन मार्क लगा के रखा है, और ये पूरी संभावना हमें इतनी दी है। ओके, तो अब यहाँ पर संभावना को यानी कि इस एरिया को 2 हिस्सों में हमें ब्रेक करना होगा। पहला z1 से 0 और दूसरा 0 से z2। ओके, तो अब जब एक तरफ माइनस का हो और दूसरा प्लस का हो तो दोनों वैल्यूज़ को हम प्लस करते हैं, यानी कि z1 से 0, z1 से 0 प्लस 0 से z2, 0 से z2, इन दोनों को प्लस करने पर ये आंसर आना चाहिए जो हमें दिया हुआ है। तो अब यहाँ पर ये वैल्यू एज इट इज़, ये भी एज इट इज़। अब ये 0 से z2 जो है इसको हम 0 से 1 लिखेंगे, क्योंकि z2 का मान 1 है ना, z2 की जगह 1 है, तो इसलिए z2 की जगह यहाँ पर 1 लिख सकते हैं। z1 से 0 हमें फाइंड करना है, 0 से 1 का मान ये आ चुका है। अब यहाँ ये वैल्यू एज इट इज़, ये प्लस का मान है, इधर जाकर माइनस, इन दोनों को माइनस करने पर ये आंसर आएगा। तो z1 से 0 का मान, z1 से 0 का मान इतना आ चुका है। ओके, अब z1 से 0 का जो ये क्षेत्रफल है के लिए प्रमाणित प्रामाण्य चल की सारणी को विलोम रूप से देखने पर z1 का मान आएगा ये, देखो कैसे, ये जो क्षेत्रफल है ये टेबल में नहीं है, इसकी z वैल्यू हमें फाइंड करनी होगी। ओके, अब क्योंकि हम यहाँ पर
Z1 फाइंड कर रहे हैं, इसलिए ऐसा कहते हैं सारणी को विलोम रूप से देखने पर। तो चलते हैं टेबल पे, ठीक है। अब ये वैल्यू इस टेबल में कहीं पर भी नहीं है। इस वैल्यू से छोटा मान है ये, इस वैल्यू से बड़ा मान है ये। इसका मतलब ये है कि ये जो वैल्यू है इन दोनों के बीच में कहीं यहाँ पर लाई करती है। ओके, तो अब हमें देखना है कि इनका z वैल्यू कहाँ पर आ रहा है। देखो, इसके सामने से 0.1, यहाँ से 4, ओके, तो 0.14। अब इसके लिए यहाँ से 0.1 और यहाँ से 5, तो 0.15। अब हमें यहाँ पर इनका औसत फाइंड करना होगा। औसत फाइंड करने के लिए दोनों को प्लस करके 2 से भाग करते हैं। तो इन दोनों को प्लस करके 2 से भाग करने पर ये आंसर आएगा। ओके, तो इसलिए Z1 का मान 0.14 है, लेकिन यहाँ पर माइनस भी है। तो क्योंकि Z1 ग्राफ में लेफ़्ट साइड पर है, इसलिए यहाँ पर माइनस आएगा। ओके, अब कंपेयर करने पर Z1 का मान यहाँ पर ये आ रहा है, ठीक है। तो Z1 बराबर दिस। नाउ पुट द वैल्यूज़। Z1 का मान है ये, X1 हमें फाइंड करना है, माध्य है 75, डेल्टा है 50। ओके, अब 50 यहाँ भाग में है, इधर जाकर गुणा। अब इन दोनों को गुणा करने पर -7। ओके, ये -75 है, इधर जाएगा तो +75, ये रहा। अब इन दोनों को माइनस करने पर 68 आंसर आता है। तो X1 का मान 68 है। अब करेंगे पार्ट 3। पार्ट 3 में हमें इस वैल्यू का मान ज्ञात करना है। तो देखते हैं कैसे करते हैं। ओके, अब यहाँ पर एक छोटा सा नया पॉइंट है कि यहाँ पर मोड में मान हमें दिया है। इस मोड को पहले हमें यहाँ पर हटाना है। ओके, तो ध्यान से समझना, बहुत छोटा सा पॉइंट है। यहाँ तक समझ में आ गया तो सम आपको समझ में आ जाएगा। ओके, अब यहाँ पर ये 10 दिया है प्लस का, तो इस तरफ यानी कि लेफ़्ट साइड में हम -10 कर देंगे। ठीक है, कर दिया -10। अब यहाँ पर दिया है -50, तो दोनों जगह हम +50 कर देंगे। ओके, यानी कि राइट साइड में भी और लेफ़्ट साइड में भी +50 कर देंगे, क्योंकि यहाँ -50 दिया है। तो अब नया मान क्या आ रहा है, 50 में से 10 माइनस करो, 40। ओके, 50 + 10 करने पर 60 आता है। तो संभावना आ रही है जो हमें ज्ञात करनी है 40 से 60 के बीच। ओके, एक बार दोबारा समझते हैं। यहाँ पर +10 था, तो इस तरफ हम -10 कर देंगे। एक पॉइंट हुआ ये, ठीक है। दूसरे पॉइंट में जो ये -50 है, इसको दोनों तरफ +50 करना है, और ये आ गई वैल्यू यानी कि संभावना जो हमें ज्ञात करनी है। 40 से 60 के बीच की संभावना हमें ज्ञात करनी है। अब Z फार्मूला के अकॉर्डिंग वैल्यूज़। ओके, यहाँ पर Z फार्मूला, यहाँ पर X है ये माध्य और ये डेल्टा, ये X, ये माध्य और ये डेल्टा। इसको कैंसिल करने पर ये आता है, इसकी जगह Z, इसको कैंसिल करने पर ये आता है। यानी कि हमें संभावना ज्ञात करनी है -0.7 से -0.3 तक की। अब आप देख सकते हो दोनों ही वैल्यूज़ माइनस की हैं। इसका सीधा सीधा सा मतलब ये है कि दोनों ही मान जो हैं वो ग्राफ में लेफ़्ट साइड में हैं। तो यहाँ पर कहीं -0.7, यहाँ पर कहीं -0.3, यानी कि इतना हिस्सा हमें ज्ञात करना है। ओके, इतना एरिया हमें ज्ञात करना है। तो अब कैसे ज्ञात करेंगे, तो इतना पार्ट ज्ञात करने के लिए इस पूरे में से, इस पूरे का मतलब है
-0.7 से 0 में से। ओके, देखो -0.7 से 0 में से -0.3 से 0 को यदि हम माइनस कर दें तो इतना हिस्सा हमें मिल जाएगा। ओके, अब देखते हैं कि ये दोनों जो मान हैं ये टेबल में कहाँ पर आते हैं। तो 0.7 और 0.3 टेबल पे चलो। 0.7 के सामने ये वैल्यू है, 0.3 के सामने ये वैल्यू है। ओके, तो ये हो गई आपकी क्या है, ये क्षेत्रफल। ठीक है, तो 0.7 का मान है ये, 0.3 का मान है ये। इन दोनों को माइनस करने पर ये आंसर आता है, यानी कि इस वैल्यू को हमने 40 से 60 में कन्वर्ट किया था तो इसका मान आ चुका है ये। ओके, तो दोबारा से इस वैल्यू को यहाँ पर लिख दो, इसका मान है ये, क्योंकि इसके बराबर ये ही तो है। इस वैल्यू से हमने ये वैल्यू बनाई थी, तो इस वैल्यू का मान इतना आता है। ओके, अब करेंगे प्रश्न 8। एक प्रामाण्य चल x का संभावना फलन निम्नानुसार है। ये हमें संभावना फलन यानी कि f ऑफ x का मान दिया गया है। इस वितरण पर से निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पार्ट 1 में हमें मध्य का मूल्य ज्ञात करना है। ओके, तो पहले यहाँ पर देखो, जब ये f ऑफ x दिया है तो यहाँ पर हमेशा माध्य होता है। माध्य आ रहा है 50। ओके, अब हमें डेल्टा फाइंड करना है, तो यहाँ पर e की पावर -1/200 दिया है। इसकी मदद से हम डेल्टा फाइंड करेंगे। ये होता है सूत्र। ओके, यहाँ पर अंदर 2 पाई होना चाहिए और यहाँ पर e की पावर -1/2 दिया है, -1/2। ओके, देखो यहाँ पर क्या दिया है, यहाँ पर e की पावर -1/2 की जगह 1/200 दिया है। ओके, तो अब कंपेयर करने पर यहाँ पर सिर्फ 2 होना चाहिए और हमें 200 दिया है। ठीक है, तो इसकी मदद से डेल्टा हम फाइंड करेंगे। 200 को हम 2 गुणा 100 लिख सकते हैं। ओके, 100 का वर्गमूल 10 होता है, तो यहाँ पर आ जाएगा 10। इसका मतलब डेल्टा का मान यहाँ पर डेल्टा बराबर 10 आ रहा है, तो डेल्टा का मान 10 है, इसलिए डेल्टा स्क्वायर यहाँ पर 100 हो जाएगा। अब पार्ट 1 में मध्य का मूल्य ज्ञात कीजिए। प्रमाणित चल में माध्य बराबर मध्य का होता है। ओके, तो इसलिए माध्य हो गया 50 और मध्य का भी 50। ठीक है, पार्ट 2 में हमें अंतिम चतुर्थक की अनुमानित मूल्य ज्ञात करना है। अंतिम चतुर्थक का मतलब है यहाँ पर Q1 और Q3। ओके, Q1 प्रथम चतुर्थक का अनुमानित मूल्य ज्ञात करने का ये सूत्र है। नाउ पुट द वैल्यूज। माध्य है 50, डेल्टा है 10। ओके, इन दोनों को गुणा करेंगे तो ये आंसर, इन दोनों को माइनस करने पर Q1 का ये मान आता है। ओके, अब Q3 यानी कि तृतीय चतुर्थक का अनुमानित मान, जिसका ये सूत्र है। नाउ पुट द वैल्यूज। माध्य है 50, डेल्टा है 10। ओके, इन दोनों को गुणा करने पर ये आंसर, इन दोनों को प्लस करके Q3 का मान ये आता है। पार्ट 3 में हमें चतुर्थक विचलन का अनुमानित मान ज्ञात करना है। चतुर्थक विचलन का ये सूत्र है। डेल्टा का मान है 10, इसको सिंप्लीफाई करने पर 20/3 आंसर आता है। पार्ट 4 में औसत विचलन का अनुमानित मान ज्ञात कीजिए। औसत विचलन का ये है सूत्र। डेल्टा का मान है 10, इसको सिंप्लीफाई करने पर 8 आंसर आता